जी गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? ठीक है जी, बढ़िया। कैसी चल रही है टेस्ट की तैयारी? कुछ तुम्हारे लोगों की रैंक में इम्प्रूवमेंट हो रही है पहले से, या वही हो? मतलब जो पहले टेस्ट में हाल था वही, या इम्प्रूवमेंट है? है इम्प्रूवमेंट? लेट यार, हमारा सिलेबस फिजिक्स का स्पेसिफिकली डिजायर्ड उससे इतना आगे चल रहा है, हम सफिशिएंट प्रैक्टिस करके टेस्ट में पहुंच। गुड मॉर्निंग। तो यार मैं फिजिक्स में एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों के स्कोर बेहतर आए। 30% प्लस स्कोर तो लेकर आओ ना यार, सब लोग मिलजुल के। 30% तो आना चाहिए ना फिजिक्स में कम से कम। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि आज तो इंटरनेट भी बेहतर है यार कल से। कल तो इंटरनेट का बहुत ही बुरा हाल था, आज तो सुधार है। चलिए जी, काफ़ी लोग आ गए। दो चार एज यूजुअल लेट आने वाले लोग पेंडिंग है। आज तो सुखजोत भी टाइम पर आ गया है। वरीशा इज देयर। आर्यन पाटिल है? कहाँ है आर्यन पाटिल? हाँ जी, गुड मॉर्निंग आर्या। नव्या कहाँ है? नव्या नहीं दिख रही। आर्यन पाटिल है, आयुष्मान है, अरिन है, चिरांश है, देव है, अंचला मिसिंग है, मनन आ गया, नील, प्रद्युम्न, रुचिका, सक्षम, सलोनी, शांतनु, सिद्धार्थ, सुखजोत, वंदित, वरीशा, यशराज, यशवर्धन, युवराज हैं। दो तीन लोग और अभी गायब। देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ याद दिलाओ यार, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था?
टेंशन वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, रोप में टेंशन की वेरिएशन पढ़ा था, और कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। टेंशन इन स्ट्रिंग में कोई दिक्कत अभी आप लोगों को, किसी को टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल आ रही हो? तो टेंशन इन स्ट्रिंग में हमने वो क्वेश्चन किया था कि जिसमें एक स्ट्रिंग को दो सपोर्ट से अटैच कर देते हैं, उसके लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करनी है, टाइप्स। ठीक है। और वो लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर मैंने पहले शेयर किया था, वो सबने देख लिया, उसको दोबारा देख लेना एक बार, और थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएंगे उसमें आप। और मैंने लास्ट क्लास में कंस्ट्रेंट शुरू किया था, तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट पढ़ाए थे मैंने? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं कंस्ट्रेंट मोशन को बेसिक से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, कंस्ट्रेंट मोशन को, जो मुझे काम की चीज़ें समझ में आती हैं बिल्कुल स्क्रैच से, वो ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए। हाँ, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, पुली का एक क्वेश्चन दिया था, गियर से रिलेटेड एग्जांपल। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन इज बेसिकली डिस्कशन अबाउट मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो हम, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, और दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। वो कनेक्शन उनका एक रोप के थ्रू हो, या वो कनेक्शन उनका एक फिजिकल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। सो देयर कुड बी लाइक टू ऑब्जेक्ट्स आर in contact with each other and moving, or it could be like two objects are connected by a rope to each other and moving. तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं। और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स एक रोप से कनेक्टेड है, वो रोप किसी पुली के ऊपर से पास करके जा रही हो सकती है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट between the displacements, velocities and accelerations of the connected objects. So it is about calculation of, या determination of relationship between the displacements, velocities and accelerations of objects connected. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सुंदर साधारण सा एग्जांपल, कुछ ज़्यादा ही आसान। तो सपोज ग्राउंड पे मैंने एक ब्लॉक रखा मास m1 का, और उसके साथ एक और ब्लॉक रख दिया मास m2 का, और मैंने बोला कि भैया इसको F फोर्स से पुश कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स? What would be the relationship between the accelerations of the two blocks? तो by just simple vision हम बता पा रहे हैं कि दोनों सेम होंगी, है ना? अगर ये फोर्स मैंने राइट साइड की तरफ लगाने की बजाय लेफ्ट साइड की तरफ लगाई होती, तो क्या मैं यही स्टेटमेंट दे सकता था? नहीं, है ना? तो ये ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट एंड द वे फोर्सेस आर एक्टिंग, वो डिफाइन करती हैं हमारी यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। ऐसा ही एक और एग्जांपल, तो अगर ये एक ब्लॉक हो, एक रोप, और ये दूसरा ब्लॉक, और सपोज दिस रोप इज सेड टू बी इनएक्सटेंसिबल, और इसको मैंने इधर पुल किया F1 फोर्स से, इसको मैंने इधर पुल किया F2 फोर्स से। नाउ व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एक्सेलरेशंस? लेट अस सपोज बोथ go to right with acceleration a1 and a2. So what would be the relationship between their accelerations?
तो इवन इन दिस केस आपको देखकर फील आ रही है कि A1 इज इक्वल टू A2 होगा, क्योंकि 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 इनएक्सटेंसिबल रोप है। तो इनएक्सटेंसिबल रोप होने से ऐसा हो रहा है। अगर ये इनएक्सटेंसिबल रोप नहीं होती और इसकी जगह यहाँ स्प्रिंग लगा होता इन दोनों के बीच में, और फिर मैं आपको कहता कि इस पे F1 फोर्स लगाई और इस पे F2 फोर्स लगाई और इन दोनों की एक्सेलरेशंस A1 एंड A2 हैं, तो कैन यू कमेंट कि A1 और A2 इक्वल होंगे? A1 and A2 have no definite relationship with each other. No constraint, I would say. A1 and A2 have no constraint because this is a spring. Spring is flexible. It can stretch. Extensible. तो बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिबल ऐसा हो सकता है कि M2 की राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट M1 से ज्यादा हो, राइट? और एक एग्जांपल, सपोज ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से मैंने रोप पास की और यहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स सस्पेंड कर दिए M1 और M2 एंड आई अलाउ दिस अरेंजमेंट टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। सपोज M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है, किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, M1 की M2 की? आर यू श्योर सेम होगी? So they will have same magnitude but opposite direction, right? They will have same magnitude but opposite direction. अगर M1 M2 से ज़्यादा है तो M1 will go down, and if M1 goes down, M2 has to go up by same distance. Why same distance? Because it is inextensible rope. ठीक है, तो ये तो जस्ट देख के फील आ रही है कि हाँ भैया M1 जितना नीचे जाएगा M2 उतना ऊपर जाएगा ही। तो M1 की डिस्प्लेसमेंट और M2 की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, M1 की वेलोसिटी और M2 की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और M1 की एक्सेलरेशन और M2 की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्या हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसको? तो इफ यू assume that this is inextensible rope and this is a frictionless pulley, और रोप का मास निग्लिजिबल है, तो अगर रोप का मास निग्लिजिबल है तो रोप में टेंशन सभी जगह सेम आएगी। दूसरी चीज, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास करके जा रही है, इसलिए फ्रिक्शनलेस पुली भी इसकी टेंशन को अफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा मैं पूरा डिटेल में एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। ठीक है, तो इसमें टेंशन पूरी की पूरी रोप में सेम आएगी। तो अगर मैं M1 का FD बनाऊं तो M1 पे एक फोर्स लग रही होगी M1G जो अर्थ ने लगाई, और इसके ऊपर एक T फोर्स लग रही होगी जो रोप ने लगाई। M2 पे एक फोर्स लग रही होगी M2G और एक T। तो अगर मैं न्यूटन से सेकंड लॉ लगाऊं M1 के लिए तो क्या लिखूंगा, बोलो? कैन यू टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ? क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी M1 के लिए? तो पुली को घूमते रहने से मेरे को, वैसे तो पुली फ्रिक्शनलेस है, अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो रोप पुली के ऊपर से स्लिप करके चली जाएगी और पुली को घुमाएगी नहीं। और अगर पुली घूम रही होगी तो पुली को मासलेस ले लेंगे हम। तो फिलहाल अपन पुली का रोल आने नहीं देंगे यहाँ पर, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे।
तो सभी एग्री कर रहे हैं इसी क्वेश्चन से, m1g माइनस टी इज द नेट फोर्स एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। a1 क्या है, बस a है, ठीक है। और अगर मैं लिखूं m2 के लिए तो क्या लिखूंगा, यही इक्वेशन अगर मैं m2 के लिए लिखूं तो लिखने का तरीका क्या रहता है, कोई भी एक डायरेक्शन को प्लस ले लो और नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर लो। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जिस तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन को प्लस लो। तो m1 के लिए इक्वेशन लिखते हुए डाउन को प्लस लो और m2 के लिए इक्वेशन लिखते हुए अप को प्लस लो। तो m2 के लिए इक्वेशन लिखते हुए अप को प्लस लेके लिखूंगा तो प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए आंसर आ जाएगा। तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आपने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है उसको प्लस लेना है। ऐसा करते हैं, मैं m1 का एफबीडी बनाता हूँ। m1 पे फोर्स लग रही है m1g t एंड इट हैज एन एक्सेलरेशन a। m2 का एफबीडी बनाते हैं, m2 पे फोर्स लग रही है m2g t एंड इट हैज एन एक्सेलरेशन है। आप दोनों के लिए सेम कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं, लेट अस कीप डाउन एज प्लस अप एज माइनस दोनों के लिए। तो m1 के लिए लिखूंगा प्लस m1g एक फोर्स माइनस टी दूसरी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके लिए लिखूंगा प्लस m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू माइनस ए। हाँ जी रुचि, कैसे चलेगा? इसमें माइनस साइन इधर ले आऊंगा तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a बन जाएगा। जिसको मैंने बोला कि आप ऐसा करो, एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बना के इक्वेशन लिख लो तो एक स्टेप बच जाएगा आपका। अब इन दोनों को सीधा सीधा ऐड करने पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं किसी भी एक इक्वेशन में तो t आ जाएगा। कितना आएगा? रह गया अब भी कोई मीटिंग से बाहर या आगे सारे? अभी बंदित, आर यू इन? ठीक है, तो ये ओवरव्यू है। कुछ लोगों ने मिस कर दिया तो एक बार से देख लेते हैं। तो एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली, उसके ऊपर से एक रोप पास की हुई है और दो ऑब्जेक्ट्स सस्पेंडेड है रोप के फ्री एंड से, इधर से m1 उधर से m2। और हम पहले तो ये डिस्कस कर रहे थे कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। तो कंस्ट्रेंट ये है कि यार अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरे को उतना ऊपर जाना ही होगा। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि m1 अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो m2 a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। इसके बाद मैंने इनके एफडी बनाए, m1 पे लगने वाली फोर्सेस m1g और t, m2 पे लगने वाली फोर्सेस m2g और t। और मैंने इनके लिए इक्वेशंस लिख दी न्यूटन सेकंड लॉ की। इससे मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, ये दो इक्वेशंस लिखी, इनको ऐड करके एक्सेलरेशन आ गई। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी ऊपर वाली एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में, तो टी आ जाएगा। तो इज एनीबडी गोइंग टू टेल मी टी कितना आ रहा है? असा गोष्टीला मी इथे टाकलं तर याच्यात तुम्हाला इथे टी भेटणार. टी मला 2m1 m2 by m1 plus m2 mg
कौन बता रहा है ये? हाँ जी, कौन बता रहा है आंसर? कौन सी भाषा में बताया? मुझे भाषा नहीं समझ में आई। दैट वाज मराठी, मुझे तो साउथ इंडियन लग रही थी कुछ। शांतनु की आवाज है, शांतनु निम्बलकर। चलो ठीक है, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई। मुझे पता नहीं मुझे बता रहा था या किसी और को बता रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी, मनन कोई दिक्कत? कौन कह रहा था थोड़ा ऊपर और देखना है? कहाँ गया मनन? 3 मिनट प्लीज गो अप। 3 मिनट में क्या हो जाएगा? क्या क्या देखना है बोलो? ये इसके ऊपर कुछ नहीं है। चलिए, तो इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इस एग्जांपल को और डिटेल में लेते हैं। ये जो सिंपल पुली है मैंने यहाँ पर यूज की, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ सिंपल पुली? लास्ट पार्ट नोट करना था, ले भाई लास्ट पार्ट नोट करो। तो सिंपल पुली हमारी हेल्प करती है हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करने में हेल्प करती है, बिल्कुल वर्किंग विद ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को मेरे को ऊपर लिफ्ट करना है, तो एक तरीका है मैं उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाऊं, दूसरा तरीका है मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं, है ना? तो टू लिफ्ट ए ब्लॉक, उसके ऊपर डायरेक्टली फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, बट विद द हेल्प ऑफ ए पुली आई कैन मेक एन अरेंजमेंट टू रिड्यूस, सॉरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल पुलीज यूज कर लूं तो मैं अपनी फोर्स को रिड्यूस भी कर सकता हूं। अगर मैं मल्टीपल पुलीज यूज कर लूं तो आई कैन रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड। यस, आई कैन ऑब्टेन अ मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे ये पुली है, इस पुली से मैं वेट सस्पेंड कर देता हूं जिसको मुझे लिफ्ट करना है, पुली से अटैच ही कर देता हूं, और इस पुली के सरफेस से पेरीफेरी से रोप पास करता हूं, ऐसे ऐसे। एक और पुली लगा लेता हूं, इसको भी छत पे बांध देते हैं, और अभी रूप ऐसे पास कर लेता हूँ। नाउ इफ आई अप्लाई ए पुल से एफ, तो कितनी चाहिए होगी? तो देखो, अगर मैंने एफ फोर्स लगाई तो पहली बात तो जब आप रोप को एफ फोर्स से पुल करोगे तो रोप भी आपको उतनी फोर्स से पुल करेगी, सो टेंशन विल बी इक्वल टू एफ। एक तो ये पॉइंट याद रखना है यार, रोप के फ्री एंड को आप जितनी फोर्स से खींचोगे उतनी फोर्स रोप आप पे लगाने वाली है, तो रोप में टेंशन एफ डेवलप हो जाएगी।
अब अगर हम ये सारी स्टैंडर्ड आइडियलाइज्ड पुलिस यूज कर रहे हैं तो ये टी टी ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगी। और सपोज ये एक मासलेस पुली है, सपोज अगर ये मासलेस पुली है तो ये जो नीचे वाली रूप में टेंशन है टी डैश, जो पुली पे नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी और ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, तो इस पुली का मास 0 है तो उस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ फोर्स 2t, डाउनवर्ड फोर्स टी डैश के बराबर होनी चाहिए। तो टी डैश इज इक्वल टू 2t आ गया, और इधर से टी डैश mg के बराबर होगा। सो 2t mg के बराबर होगा, यानी t की वैल्यू mg/2 के बराबर होगी। So that means to lift this block I need only half of the force. That is the mechanical advantage we obtain with the help of pulleys. No doubt? सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने इस रोप के फ्री एंड पे पुल लगाई F, which is just sufficient to hold the block in equilibrium. That means the force I am applying is mg/2. Right? Now, if I pull the free end down by a distance x, what do you expect? How much capital M will rise? आधा। सारे एक मत से बोल रहे हैं आधा, क्यों? अगर मैंने mg/2 पुल लगाई और फ्री एंड को x से डाउनवर्ड मूव किया तो कैपिटल M कितना ऊपर मूव करेगा? तो हाफ बताया मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ने। तो आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? आधा। मतलब ये ड्यू टू मूवेबल पुली से आधा थोड़ा एक्सप्लेन होता है। ड्यू टू मूवेबल पुली, ये आंसर हुआ क्या? दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, वैल्यू। हाँ जी आदित्य, समझाओ। सर कैन यू हियर मी? यस। ओके सर। सर तो हम जानते हैं ये पुली इनएक्सटेंसिबल है ना? पुली इनएक्सटेंसिबल है? सॉरी सॉरी, रोप रोप रोप। अच्छा ठीक है। सर तो हमने जो लेफ्ट साइड की रोप है उसे हमने एक्स से खींचा, ठीक है? ठीक है सर। तो अक्रॉस द फिक्स्ड पुली आल्सो एक्स से ही खींचेगी, है ना? हाँ सर, हाँ सर। सर फिर राइट साइड में भी एक्स खींच रहा है सर, लेकिन होता यह है कि अगर हम एक्स खींच रहे हैं, जो मूवेबल पुली है उसके लेफ्ट साइड से हम एक्स खींच रहे हैं, तो पुली की लेंथ राइट साइड से भी कम होगी, है ना सर? तो पुली की लेंथ राइट साइड से भी कम हो जाएगी सर। तो मतलब अगर मैंने एक्स खींचा तो इफेक्टिवली x/2 एक साइड से ऊपर गई, मतलब x टोटल ऊपर चली गई ना? ठीक है, बंद कर दे, नहीं समझ में आ रहा। और कोई? हाँ जी मनन, म्यूट कर दे बेटा आदित्य। हाँ जी मनन मेहता। ये मेहता ब्रदर्स में कंपटीशन है, कौन बताएगा? मेहता बड़े वाला छोटे वाला? दे मेहता, मनन मेहता, कौन बड़ा तुम में से? Hello, sir. हाँ जी, हु इज इट?
एम आई ऑडिबल? मनन मेथड। हाँ जी मनन, बता बेटा। तो सर मतलब टोटल आप लेफ्ट में एक्स नीचे खींच रहे हो, हम्म। तो टोटल राइट में भी एक्स ऊपर खींचना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके। सो सर हम लोग का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल हाफ में बढ़ जाएगा। तो जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें x/2 ऊपर बढ़ेगा, राइट वाला पार्ट है उसमें भी x/2 ऊपर बढ़ेगा। समझ आ रहा बाकियों को? तो टोटल मतलब ब्लॉक ऊपर x/2 से ही बढ़ा है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों को कैसे समझ आ जाता है। नव्या यूज एक्सप्लेन, क्या समझ में आया? हाँ भी बंद कर मनन जरा, नव्या से सुनो क्या समझ में आ गया उसको। नहीं, लेट लेट नव्या स्पीक। मनन माइक ऑफ कर। Hello, sir. हाँ जी। Sir, basically what he was trying to say is कि जितना अब हमने force F लगाया from the free end, तो X हुआ, तो अगर X free end पे displace हुआ है तो जितना उतना ही पुली के side पे भी displace होएगा, sorry, उतना ही वो block भी displace होएगा X से, and since force उस पे दो जगह से लग रहा है tension का, so जो मिडिल पार्ट ऑफ द रोप है एंड द राइट एंड ऑफ द रोप दोनों x/2 से डिस्प्लेस होंगे। सो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इट विल राइज फ्रॉम ओनली x/2। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट ही सेड। ठीक है, बंद कर दो। अब आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये वन ऑफ द क्वाइट सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें शायद आप लोगों को जबरदस्ती या कैसे भी मतलब करके आप अपने आप को कन्विंस कर ले रहे हैं कि वो x/2 मूव करेगा, बट वी नीड टू डेवलप a strategy to solve this kind of question very carefully, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो डेटा बहुत सिंपल सा था, आगे जाके जिंदगी इससे कई गुना ज्यादा टफ होने वाली है। तो मैं यहाँ से आगे आपको सिखाऊंगा कि अगर ऐसे मल्टीपल पुलिस लगी हो जिसमें पुलिस मूव कर रही हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कितना चलेगा। देयर आर मल्टीपल मीन्स ऑफ सॉल्विंग दिस। एक एक मेथड का एनालिसिस ध्यान से करेंगे। तो पहला जो मेथड जो मुझे पसंद है वो मेथड पसंद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। माइक ऑफ कर लें अपना। तो पहला मेथड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली इसके वेट को बैलेंस करने के बराबर फोर्स लगा के मैं डाउनवर्ड पुल कर रहा हूँ, तो जितना मेरी डाउनवर्ड पुल कर रही है वो एग्जैक्टली हमारे ब्लॉक की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैंने mg/2 फोर्स लगाई और रोप के फ्री एंड को x से मूव किया, दैट मीन्स दी एक्सटर्नल एजेंट यानी कि मैं जिसने फोर्स लगाई है mg/2 ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, अगर उसने फ्री एंड को x से मूव किया तो उसने वर्क किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफएक्स, and this must be equal to the increase in potential energy of the block, and if the block raises by delta y then increase in potential energy must be equal to delta y, so delta y must be equal to x/2। ठीक है, तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है लेकिन खर्चा कम नहीं करना पड़ रहा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या बोला मैंने? एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है परंतु खर्चा तो उतना ही करना पड़ेगा, एनर्जी तो उतनी ही लगेगी। एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड, दैट इज वन ऑफ द वेज। दूसरा सोफिस्टिकेटेड तरीका जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स को कांस्टेंट रख के डेराइव होता है, ये सबसे पॉपुलर मेथड है और जहां फंस जाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं चलता है, वहां पे ये मेथड काम आता है। जहां पे मल्टीपल चीजें लगी होंगी, ध्यान से देखेंगे इस मेथड को कैसे यूज करना हमने। तो इस मेथड को यूज करने के लिए ये एक पुली और ये दूसरी पुली,
तो इस पूरी के ऊपर से रोप पास की। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड करके दिखा देता हूँ फिलहाल ए। तो ये ए बेसिकली मेरा हाथ हो गया जो रोप के फ्री एंड को नीचे खींच रहा है, ठीक है। इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट या ब्लॉक दिखा दिया। और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए एक्स अमाउंट से नीचे जाता है तो बी कितने अमाउंट से ऊपर जाएगा। तो मैं इन सबको y लिखता हूँ, वर्टिकल में नॉर्मली हम y लिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट A की पोजीशन मार्क करनी है किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आपको याद आ रहा हो तो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे काइनेमेटिक्स के अंदर। लैंप है, बंदा चल रहा है, लैंप की बंदे की शैडो किस रेट से बढ़ रही होगी, है ना। तो बेसिकली वी हैड ट्राइड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिंग डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही करने वाले हैं। तो ए की पोजीशन फिक्स्ड वॉल से वाई ए ले लेते हैं और बी की पोजीशन हमारी फिक्स्ड वॉल से वाई बी ले लेते हैं। और कौन मूव कर रहा, तो ये पुली मूव कर रही है, तो पुली की पोजीशन अपनी फिक्स्ड वॉल से वाई पी ले लेते हैं। तो वाई ए का डेरिवेटिव या डी ऑफ वाई ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा वाई पी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली को रिप्रेजेंट करेगी, डेल्टा वाई बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अब कंस्ट्रेंट्स क्या है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे को दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, एक स्ट्रिंग है ये वाली और एक स्ट्रिंग है ये वाली, एक स्ट्रिंग नंबर 1, एक स्ट्रिंग नंबर 2। तो स्ट्रिंग नंबर 1 की लेंथ को L1 लिख लेता हूं और इसको YA, YP और YB की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं। तो क्या आप मुझे लिख के बता सकते हैं L1 लेंथ ऑफ दी वन स्ट्रिंग YA, YP और YB की टर्म्स में कैसे लिखी जा सकती है? मे आई राइट इट एज YA प्लस ट्वाइस ऑफ YP। वन की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ विच इज YA, और ये वाली लेंथ इधर से और इधर से, तो इधर से भी YP और उधर से भी YP। बोलो। नाउ सिंस L1 इज कांस्टेंट, तो डेल्टा L1 विच इज डेल्टा YA plus 2 times delta YP, this must be equal to 0 because delta L1 is 0. So delta YP must be equal to delta YA by 2. इसका मतलब अगर A नीचे जाएगा तो पुली ऊपर जाएगी, और अगर A X से नीचे जाएगा तो पुली X by 2 से ऊपर जाएगी। अब रस्सी L2 की लेंथ कांस्टेंट है और L2 को लिख सकता हूं मैं YB माइनस YP। बोलो, क्या मैं L2 को लिख सकता हूं YB माइनस YP? और इसका डेल्टा 0 है, यानी डेल्टा YB माइनस डेल्टा YP 0 है, यानी डेल्टा YB और डेल्टा YP तो बराबर ही है। ये वैसे भी लग रहा था यार, ये पुली और ब्लॉक तो सीधे सीधे एक रस्सी से बांध रखे हैं, पुली और ब्लॉक
तो इसमें है क्या, मतलब जितना ये ऊपर जाएगा उतना इसने ऊपर जाना ही है, ऑब्वियस सा लग रहा था बट ठीक है फिर भी। तो डेल्टा वाई बी डेल्टा वाई पी, सो कुल मिला के मेरे पास डेल्टा वाई बी की वैल्यू माइनस डेल्टा वाई ए बाई 2 आ गई, और मुझे पता चल गया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अगर ए एक्स से नीचे जाएगा तो बी 2x से ऊपर जाएगा, सॉरी x/2 से ऊपर जाएगा। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, नोट कर लो, दोनों मेथड नोट कर लो। चलें आगे। ठीक है, देयर कुड बी अनदर मेथड। हाँ जी नव्या, नोट कर लो आप भी, ये लो। चलिए, थर्ड मेथड जो मुझे पर्सनली पसंद है, मतलब मैं ज़्यादा हैबिचुअल हूँ इसको यूज़ करने का, पसंद तो केवल इसलिए है। ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से एक रोप पास की गई है, और ये पुली हमारी फिक्स्ड है सपोज। तो इसका ये वाला एंड अगर x से नीचे जाता है तो ये वाला एंड x से ऊपर जाएगा, राइट। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये पुली मूव कर सकती है, पुली मूव कर सकती है मतलब पुली का सेंटर अप एंड डाउन जा सकता है। तो मान लेते हैं पुली का सेंटर ऊपर की तरफ x डिस्प्लेस होता है, while this end goes up by x1 and suppose this end goes up by x2। तो पुली के सेंटर की डिस्प्लेसमेंट x है, और पुली के ऊपर से जो थ्रेड पास करके जा रहा है उसके फ्री एंड्स की डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2 है। अब पुली के रिलेटिव अगर मैं थ्रेड के फ्री एंड्स की डिस्प्लेसमेंट देखूं तो रिलेटिव कैसे निकालूं? बताओ, इसकी ऊपर की तरफ पुली के रिलेटिव कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? यशवर्धन तोषनीवाल कौन से फ्लोर पे रहता है? तो इसकी होगी x1 माइनस एक्स। आदित्य तो शिफ्ट हो गया ग्राउंड फ्लोर पे, तू भी आ जा। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस वाले की? तो x2 माइनस एक्स। किसी को कोई डाउट इसमें? अब पुली के रिलेटिव, पुली के रिलेटिव, तो अगर एक एंड ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे जा रहा होना चाहिए, और उतना ही x1 माइनस एक्स must be equal and opposite to x2 minus x। This gives you, क्या आएगा यहाँ से, x is equal to x1 plus x2 by 2। ये मुझे याद रहता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली
is the arithmetic mean of the displacement of free ends. The displacement of the pulley is the arithmetic mean of the displacements of the free ends of the rope passing over it. ये मैंने याद किया हुआ, मुझे याद रहता है ये। अब इसको यूज कैसे करना है, तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना। ये ए था, ये रोप, ये पुली, और फिर यहां से ये बी। तो मुझे बोला जा रहा है ए एक्स से नीचे गया, तो मैं बोलता हूं ये वाला धागा एक्स से नीचे गया। अब ये पुली तो फिक्स्ड है, तो फिक्स पुली में अगर ये धागा एक्स से नीचे गया तो इधर से धागा एक्स से ऊपर जाना चाहिए। कोई डाउट? अब यहां देखो, इधर वाले धागे पे, इस धागे पे एक पॉइंट ले लूं, क्या ये पॉइंट पी कहीं जा रहा ऊपर नीचे? नहीं, इसकी तो दीवार से दूरी फिक्स है। सो द पॉइंट्स ऑन द राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स आर नॉट मूविंग, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है 0। अब पुली के सेंटर की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जो होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है उसके फ्री एंड्स, उसके ऊपर से पास किए गए धागे के फ्री एंड्स की डिस्प्लेसमेंट। इस पुली के ऊपर से जो धागा पास किया गया उसका एक एंड एक्स ऊपर गया, दूसरा एंड 0 ऊपर गया है, तो पुली x प्लस 0/2 से ऊपर गई होगी, तो ब्लॉक x प्लस 0/2 से ऊपर गया होगा। ठीक है, कोई डाउट? अब इसको मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सपोज इसका मास m है, इसका भी मास m है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस। क्या लगता है जस्ट बाय विजन मुझे बताओ कौन नीचे जा रहा होगा, ए या बी? जस्ट बाय लुकिंग, बेसिक एनालिसिस है, वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है। जस्ट बाय विजन कौन नीचे जा रहा होगा, ए या बी? ए। ए पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? जस्ट वैल्यूज, कौन कौन सी फोर्सेस? एक mg और टी अप, है ना। और बी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक mg और उस पर टेंशन कितनी लग रही होगी, टी या टी प्राइम? टी डैश। टी डैश की वैल्यू कितनी है? टी डैश को टी से रिलेट कर सकते हो अगर मासलेस पुली है तो। टू टी। तो ए पर फोर्स लग रही है mg और टी, और बी पर लग रही है mg और 2t, तो कौन नीचे जा रहा होगा, कौन ऊपर जा रहा होगा? तो ए नीचे जा रहा होगा और बी ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, सॉल्व फॉर इट नाउ।
तो ए के लिए इक्वेशन बनेगी mg minus t is equal to m into a. I have assumed that a has an acceleration a. b के लिए बनेगी 2t minus mg is equal to m into a by 2. So that gives you t minus mg by 2 is equal to ma by 4, and I add them. So I'll get mg by 2 is equal to 5 ma by 4. तो a की वैल्यू 2g by 5. So for capital A block, the acceleration will be 2g by 5 downwards, and B will be going with an acceleration g by 5 upwards. ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो लेवल अप करें इसका. ऑरेंज पसंद आ रहा है क्या? ऑरेंज में ऐसा क्या है? ये वाला क्यों? बीजेपी का वो है क्या सपोर्टर तुम? क्या मतलब, क्या क्या चाहता है? ये वाइट पसंद नहीं है, ब्लैक एंड वाइट. स्टैंड्स आउट मोर. Find the acceleration of the leftmost block. काली पीली टैक्सी पसंद है तुम्हें इसलिए, है ना? लोकल फीलिंग आती है मुंबई की, काली पीली. क्या नोट करना था पिछले वाले में? ये वाला. So all the pulleys are frictionless and massless. Find the acceleration of the outermost block, leftmost block. एक्सेलरेशन निकालनी है लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक की.
एक और आंसर आ गया G/3, 2 लोग बता रहे हैं G/3। ग्रीन तो नहीं यार स्टैंड आउट करता, ग्रीन तो दिखता ही नहीं ठीक से। हाँ जी, ऑल 3 ऑफ सेम मास। लाइट ग्रीन कहाँ से लाऊं? लाइट ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ये वाला। ये नहीं अच्छा लग रहा यार, डल सा लगता है मुझे, तो ये अच्छा लगता है। टूल्स कहाँ हैं? यहाँ वाले टूल्स कहाँ हैं? टूल्स, कोई टूल्स नहीं है। चलो ठीक है, चलने दो। तो अब इसमें पहले तो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप लिखें या पहले एक्सेलरेशन, पहले वैल्यूज मार्क करते हैं। इस पे एक फोर्स लग रही होगी mg, एक टी। ये जो टेंशन टी है ये इस पुली पे ऐसे एक्ट कर रही होगी, इस पे ऐसे एक्ट कर रही होगी, इस पे ऐसे एक्ट कर रही होगी, इस पे ऐसे एक्ट कर रही होगी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg। और अगर ये पुली मासलेस है तो यहाँ पे टेंशन 2t और 2t आएगी। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो एक तो डायग्राम को देख के फीलिंग आ रही है मेरे को कि इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम आएगी और इसकी कुछ डिफरेंट आएगी, ए प्राइम मान लेते हैं। ठीक। अब अगर ये ए से जा रहा है तो ये ए से नीचे जाएगा, तो ये ए से ऊपर जाएगा। इधर से ये ए से नीचे गया है तो ये ए से ऊपर जाएगा। अगर ये ए से ऊपर जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा, तो ये इन दोनों के अर्थमेटिक मीन a+a/2, यानी ए से ऊपर जाएगा तो ये ए से ही ऊपर जा रहा होगा। अरे वाह, मज़ा आ गया यार। तो करना ही कुछ नहीं अब तो इसमें। तो mg-t=m a और 2t-mg=m/a। तो यहाँ से t हटाते हैं, यहाँ ले आते हैं। mg/2 = 3ma/2। तो a की वैल्यू g/3 आ गई। क्या बात है, हिंदुस्तान का झंडा बन गया है। हाँ, बस ये पुल्ली को अशोका चक्र बनाने की देर है। कोई डाउट इसमें? तो तुम्हें अब झंडे दिख रहे हैं ना, अब तुम्हें तारे दिखाता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडे दिख रहे हैं ना तुम्हें, लो तारे देखने की बारी आ गई। नोट कर लिया सबने? हाँ जी बिल्कुल, दिन कहाँ रात है, देख काला तो है सब कुछ, पूरी रात है, रात वाले तारे देखेंगे यहाँ पे। ये स्माइल है या ये मतलब दुखी है? ये मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस सिंबल में। श्रॉडिंजर्स स्माइली, ओ तेरी। श्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन सुनी थी मैंने यार। मतलब स्माइल की प्रोबेबिलिटी है कि ये स्माइल यहाँ पर है।
ओके, पुलिस बहुत है, इतनी और लगा दूं? n पुलिस है। टू n प्लस वन पुलिस है। n मासिस है ना? n मासिस होंगे ना, या कितने मासिस होंगे? ये टू n प्लस वन मासिस है। ठीक है, तो अब आपने इसकी एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी। g/3 मत बोल देना आंसर, सर g/3 है। अभी तो g/n आंसर बता रहा था। वो क्वेश्चन डिफरेंट था। कौन सा क्वेश्चन था? मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं जिसका आंसर g/n था। खुद ही assume कर लिया कोई क्वेश्चन, सर ये पूछ रहा है।
अंचला सेज 4n+1, तो n को 1 पुट कर लूंगा तो ये 3 पुली वाला केस बन जाएगा, और 3 पुली वाले में g/3 आंसर आ रहा था, तो 4n+1 से तो नहीं आएगा, 4n-1 से तो फिर भी आ जाएगा, तो 4n+1 तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4n-1 ठीक है, लेकिन 4n+1 तो बुरा लग रहा है। पैटर्न रिकॉग्निशन, मतलब सॉल्व नहीं किया तूने कुछ भी? बेटे फिर ऐसा सवाल दूंगा जिसमें तू पैटर्न भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो इस पे mg लग रहा होगा और t लग रहा होगा, इस पे mg और 2t लग रहा होगा। तो ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, राइट मोस्ट वाला, और ये सब a प्राइम से ऊपर जाएंगे, सारे के सारे जो मिडल वाले ब्लॉक्स है ना, राइट। अब a प्राइम और a में क्या रिलेशनशिप? तो जो हमारी रोप है, ये वाली रोप, ये जो भगवा रंग की रोप बनाई हमने, ये वाली रोप, ये जो सारी पुलिस से घूम के जा रही है, दिख रही है? इसकी थिकनेस मैं चेंज करता जा रहा हूँ जस्ट फॉर योर व्यू। ग्रीन कर दूं इसको। तो ये वाली जो रोप है, इस रोप की लेंथ लिखते हैं, जरा ध्यान से समझना, इस रोप की लेंथ लिखते हैं। इस रोप की लेंथ होगी 2 टाइम्स x प्लस 2n-2 इंटू 2 टाइम्स x प्राइम। क्यों भाई? मैंने ये x मान लिया, ये x मान लिया, और ये x प्राइम, 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 ये x प्राइम एंड सो ऑन। तो रोप की लेंथ हो गई 2x लेफ्ट मोस्ट वाले, और हर बीच वाले ब्लॉक के लिए एक 2x प्राइम वाला फैक्टर, और टोटल 2n+1 मासेस थे, उसमें से भारी 2 छोड़ दिए तो 2n-1 मासेस हो गए, तो 2n-1 मासेस हो गए इंटू 2x प्राइम। हाँ जी बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है जी, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x प्लस ट्वाइस ऑफ 2n-1 डेल्टा x प्राइम। सो डेल्टा x प्राइम मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाय 2n-1। तो डेल्टा x प्राइम माइनस a प्राइम का रिप्रेजेंटेटिव है, और डेल्टा x आपका a का रिप्रेजेंटेटिव है। तो a प्राइम की वैल्यू a बाय 2n-1 आ गई। यहाँ कोई डाउट? x डैश का डेरिवेटिव माइनस a होगा, बिकॉज x डिक्रीज कर रहा है a की वजह से। हाँ यशराज, क्या नहीं समझा? तो अब हम करते हैं सॉल्व mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए,
और 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए प्राइम इज a बाई 2n-1, तो ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो एम जी बाई 2 एल एच एस में बचेगा, तो ये बचेगा एम ए प्लस एम ए बाई ट्वाइस ऑफ एक मोमेंट होल्ड करना जरा आप लोग। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2n-1, तो मेरे पास g इज इक्वल टू ए इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना उधर, तो 2 प्लस 1/2n-1, तो g इज इक्वल टू ए इंटू 4n-2 अपॉन 2n-1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2n-1 इंटू जी ऑन 4n-2 प्लस 1 will be 4n-1, राइट, 4n-1, तो 4n-1 ऐसा आंसर है। तो अब तुम सब लोग अपने अपने फ्लोर से कूद जाना चाहिए। आदित्य ने तो शिफ्ट कर ही लिया नीचे, तुम देख लो। अब सड़क पे आ गया है बिल्कुल। मैन होल का ध्यान रखियो, आजकल वैसे भी बहुत बुरा हाल होगा। नहीं तो अगली बार वहां धक्का दे दूंगा। नहीं, सड़क 2 को तो अवॉइड कर रहे हैं ना, वो महेश भट्ट की मूवी है, तो दैट हैज बीन अवॉइडेड नाउ। सड़क 2 नहीं। y इट बिकम्स माइनस ए, तो x प्राइम का डेरिवेटिव माइनस ए इसलिए क्योंकि मैंने a प्राइम ऊपर की तरफ लिया हुआ है, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो वो x के डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो तीर तुक्के मारने बंद कर दो भाई लोग। पैटर्न पता नहीं कौन कौन से पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। हाँ ऑब्वियसली, जब बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो आपको ये लेंथ मेथड आसान रहेगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन सेम थी। अगर मैंने मासेस से डिफरेंट कर दिए होते ना, फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था आसानी से ना। ये तो मासेस सेम होने की वजह से कुल मिला के इक्वेशन 2 ही सॉल्व करनी है आपको। चलिए चले आगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना है? नोट कर लिया? ठीक है, तो मैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स पढ़ा रहा था आपको। तो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में उस पर प्रॉब्लम्स भी साथ में आपसे डिस्कस करनी शुरू कर दी। तो आई कम बैक टू दी कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। तो मैंने आपको सबसे पहले तो सिंपल वाले कंस्ट्रेंट पढ़ाने की कोशिश की। ये वाला केस लिया, फिर ये वाला केस लिया। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। एक सिंपल जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फिर ये वाला, फिर सिंपल पुली वाला, फिर मूवेबल पुली वाला।
अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रेंट्स लेते हैं। एक कंस्ट्रेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा आपके साथ उस तरीके के कंस्ट्रेंट को डिस्कस करूंगा, जस्ट टू गिव यू अ रिवीजन ऑल्सो एंड अनदर व्यू ऑल्सो। तो एक मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये वर्टिकल वॉल के साथ अगेंस्ट कांटेक्ट में है। So suppose I push this so that it goes to the right with an acceleration a1, and because of that ये ब्लॉक मैं यहीं तक लेता हूं ताकि इसके पास जगह बच जाए आगे जाने की, है ना। Because of this is rising up with the acceleration a2, and suppose this angle is theta. So what is the relationship between a1 and a2? ऑलरेडी कर चुके हम एक बार ऐसा ना। तो आंसर आ रहा है ऐसा, a2 इज इक्वल टू a1 tan थीटा, ऐसा बताया जा रहा है आंसर। सो हाउ डू वी अराइव एट दिस रिलेशनशिप? तो दो तरीके मैंने इसको सिखाए हैं। मेथड 1, बाय इक्वेटिंग the components along common normal। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि along the common normal there is no relative motion, there is no relative motion along the common normal। ठीक, तो हम कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये रहा कॉमन नॉर्मल, और कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग हम इनकी एक्सेलरेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो a2 की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ऐसे, और a1 की एक्सेलरेशन इस तरफ है ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो a2 cos थीटा और a1 sin थीटा बराबर होने चाहिए। सो a2 इज इक्वल टू a1 tan थीटा। ठीक, ठीक है। सी स्पेनिश में होता है, सी स्पेनिश, सी। दूसरा मेथड है, उसी का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, समेशन ऑफ एन डॉट वी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन डॉट ए इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एन डॉट वी इज इक्वल टू 0 या समेशन एन डॉट ए इज इक्वल टू 0, मैं इसको वर्चुअल वर्क मेथड बोल देता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि भैया नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 आने वाला है। और क्यों 0 आने वाला? तो क्योंकि रिलेटिव मोशन है नहीं नॉर्मल के अलॉन्ग, तो इसका मतलब नॉर्मल का वर्क 0 आने वाला।
तो इन दोनों पे नॉर्मल फोर्स लिखो और उनकी एक्सेलरेशंस के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो इस वाइट वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और इस पे नॉर्मल, येलो वाले पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। तो समेशन एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर मैं समेशन एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 करूंगा तो येलो वाले पे नॉर्मल एन, उसकी एक्सेलरेशन ए2 और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, और वाइट वाले पे नॉर्मल एन, उसकी एक्सेलरेशन ए1 और उन दोनों के बीच में एंगल कितना, अरे ये एंगल कैसे निकालूं, तो ये थीटा है। एक मिनट ले देख लेते हैं। ये था ना हमारा, ये थीटा था और ये एक्सेलरेशन थी और ये एन था। तो ये तो 90 है, ये थीटा 90 प्लस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। एन तो कट जाएगा, तो ए2 कॉस थीटा माइनस ए1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्या मैंने गलत कर दिया क्या? 90 माइनस थीटा, तुम लोग 90 माइनस थीटा बता रहे हो। किसका गलत हो गया, मेरा है तुम्हारा? सर सही है, सही हैं। ए के आगे एन भी लगा, HAIN। चलो, गुड आउट। ये जो वर्चुअल वर्क मेथड है, ये जो वर्चुअल वर्क मेथड है, ये रोप में भी काम करता है। और फॉर एन इनएक्सटेंसिबल रोप, फॉर एन इनएक्सटेंसिबल रोप, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, where T is the force of tension exerted by the object and V is the velocity of the objects connected to the string। एक इनएक्सटेंसिबल रोप के लिए समेशन टी डॉट वी भी 0 आएगा। एक इनएक्सटेंसिबल रोप के लिए समेशन टी डॉट वी भी 0 आएगा। जैसे कि ये एक पुली है, इस पुली से आपने एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है M, और यहां से M1 और यहां से M2। मान लो M2 नीचे जा रहा है A2 से, M1 नीचे जा रहा है A1 से और M नीचे जा रहा है A से। बस तो ऐसा होगा नहीं कि सारी नीचे जा रहे हो, कोई तो ऊपर जा ही रहा होगा, बट ठीक है, अपने अब नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इस रोप की बात करते हैं। ये रोप यहाँ टेंशन लगा रही है T, ध्यान से, यहाँ टेंशन लगा रही है T, 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 यहाँ T लगा रही है, यहाँ T लगा रही है। अब ये रोप तीन चीजों से कनेक्टेड है, ध्यान से सुनते जाओ। ये रोप M2 से कनेक्टेड है, ये रोप M1 से कनेक्टेड है और ये रोप इस मूवेबल पुली से कनेक्टेड है। तो ये रोप M2 पे फोर्स लगा रही है, M1 पे फोर्स लगा रही है और P2 पे फोर्स लगा रही है। ये रोप P1 पर भी फोर्स लगा रही है, P3 पर भी फोर्स लगा रही है, बट P1 और P3 तो मूव ही नहीं कर रहे, तो P1 P3 के बारे में सोचना नहीं। अब हम करेंगे समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं। तो बोलो M2 पे जब टेंशन और वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन ले लेंगे, यहाँ पर चल जाएगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक्सेलरेशन कब नहीं लेना होता, फिलहाल चल जाएगा। तो माइनस TA2, नहीं ऐसे नहीं, ढंग से लिखते हैं। तो ध्यान से समझना, T
इंटू m2 की एक्सेलरेशन है a2, किधर है नीचे की तरफ, कितना एंगल है t और a2 में 180 डिग्री। तो ये हो गया टेंशन का डॉट प्रोडक्ट m2 वाले पे। टेंशन p1 पे लग रही है लेकिन p1 चल नहीं रहा, तो p1 की चिंता नहीं है। टेंशन p2 पे लग रही है, p2 किधर जा रही है? हाँ जी बोली, p2 किधर जा रही है बोलो। p2 तो m1 से कनेक्टेड है ना सीधे सीधे, तो नीचे जा रही है ये एक्सेलरेशन से, तो उस पर 2t फोर्स ऊपर लग रही है, ये एक्सेलरेशन नीचे है, और 180 डिग्री का एंगल वहां पर भी है। और ऐसे ही m1 के लिए t इंटू a1 इंटू कॉस 180 डिग्री वहां पर भी है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलो जी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा -a2 प्लस 2a, सॉरी यहाँ भी माइनस a1 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 प्लस a2/2। माइनस साइन तो आना ही था, और ये रिलेशनशिप तो अपने को पता ही थी यार, ऐसी आती है। बोलो कोई दिक्कत? तो इससे वो एन ब्लॉक वाला जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू है ना, उसमें जिसमें मैंने स्ट्रिंग की लेंथ लिख के डॉट प्रोडक्ट 0 किया था, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर आपको उसका डायग्राम याद हो, तो -ta लेफ्ट मोस्ट वाले के लिए आएगा, इतना ही राइट मोस्ट वाले के लिए आएगा, और +2t इंटू ए बीच वाले सभी ब्लॉक्स के लिए आएगा। ऐसे ऐसे 2n-1 ब्लॉक्स थे, इज इक्वल टू 0। ये ए प्राइम था बीच वालों का ना, तो यहाँ से ए प्राइम की वैल्यू a/2n-1 आ गई थी। दो मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, 2 मिनट कहाँ से लगा दिए मैंने? हम्म, मेरे से कभी बनी नहीं मैगी 2 मिनट में वैसे। मतलब पूरा पानी उबाल लेने के बाद भी मैगी डालने के बाद 2 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। Oh, that also, if you have some whole of the water boiling, full boiling, then you add Maggi, then even it takes more than 2 minutes. तो पता चल रहा है हम सबको कितनी एक्सपर्टाइज है मैगी बनाने की। आ जाओ वापस, चलो काम पे लगते हैं। इंसल्ट कोई नहीं कर रहा बेटा उसकी। नोबडी गोज अगेंस्ट इट, रात को सब वही खाते हैं। चलो जी, तो कुछ अच्छा करें, बोर हो गए हो तो। कितनी देर अभी क्लास खत्म होने में? डोंट नो, आधा घंटा? चलो ठीक है, एक आधे घंटे का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले वो जा सकता है, ही कैन गो एंड हैव मैगी।
बहुत है और लगाऊं? मोर। ठीक है, ज्यादा लगाएंगे और दिस गोज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तसल्ली हो गई। इसकी एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी। सभी मासेस एम में, सारी पुलिस मासलेस है। अब नहीं मिलने वाला कुछ, मैगी शैगी बोल जाओ अब। So we have an infinite mass arrangement. All pulleys are massless. Ropes as usual inextensible and massless. मतलब मैं टाइम पास कर रहा हूँ वैसे ही, ये तो पता ही है सबको होता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्लॉक ऑफ मास एम, सबके मासेस एम में। तो कितनी देर की क्लास होती है तुम्हारी? 1.5 आवर की होती है, 2 आवर की होती है? अच्छा, मैं तो कई दिनों से 2 ही घंटे की ले रहा हूँ यार, या 1 डेढ़ घंटे की लेता हूँ मैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, मेरी क्लास में तुम टाइम भी ज़्यादा पास करते हो, इधर उधर की कहानियाँ ज़्यादा करते हो। चलो सॉल्व करो।
हाँ जी, somebody raised hand. आदित्य का अग्रवाल आ गया जी, यशवर्धन का आ गया जी, सिद्धार्थ का आ गया G/2. किसकी बात मानूं मैं? फुल प्रूफ मेथड, ये क्या होता है फुल प्रूफ मेथड? फुल प्रूफ, फुल प्रूफ, फुल प्रूफ, मूर्खता से भरा हुआ। हाँ बता चल, लेट्स हैव फन। हाँ जी बोलो सॉल्यूशन। सर सर कैन यू हियर मी? यस। सर तो देखिए सर, अगर हम ये जो टॉप का है उसे से हम छोड़ दें अभी के लिए और हम सिर्फ नीचे वाले पे कंसंट्रेट करें, ठीक है सर? सर तो हम जानते हैं कि नीचे वाला जो अब आ गया है वो पूरा सेम ही है, यहाँ से मतलब सेम ही दिख रहा है सर। तो अगर हम मान लें कि एक्सेलरेशन इस वाले का लाइक सर वो स्ट्रिंग है ना सर, तो अगर लेफ्ट वाला ए से ऊपर जा रहे तो राइट वाला पूरा नीचे जाएगा ए से, ठीक है सर? ठीक है। हाँ सर, तो अब हम ये नीचे वाले सिस्टम में जो राइट पार्ट है उसे हम नीचे की एक्सेलरेशन ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है सर? सर तो अब हम देख रहे हैं कि अगर नीचे की एक्सेलरेशन ए से रिप्लेस हो गई है तो जो टेंशन है वो दो में स्प्लिट हो जाएगी, T/2 T/2, और जो m का ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सर। तो mg इज इक्वल टू T/2 आ जाएगा इक्विलिब्रियम में क्यों आ जाएगा? सर, क्योंकि अगर वो नीचे ए से जा रहा है तो ये वाला ऊपर ए से जा रहा है और ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे उसका एक एक्सेलरेशन ए है, तो ये ए क्यों आएगा? why will it go with it? It will go with some different value. सर नहीं, लेकिन वी रिप्लेस द बॉटम पार्ट विद ए ना, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी उसका उतना ही होगा क्योंकि सेम है। सेम नहीं है, थोड़ा सा तो डिफरेंट है। हाँ जी अंचला एक्सप्लेन करो जरा G/2 कैसे आया। बंद कर दे भाई, तू तेरा आंसर ही गलत है जी। तेरे मेथड के फुल प्रूफ होने का तो सिनेरियो ही नहीं था, मुझे तेरा आंसर ही मालूम था गलत है जी। हाँ जी अंचला, हाउ डिड यू गेट G/2? कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा यू कांट अनम्यूट। आख्यान तू बता दे, ठीक है व्हाट्सएप कर दो मेरे को तब तक आप। आख्यान हाँ आंसर लिख दो, मैं पूछ लूँ माइक नॉट फंक्शनल बकवास मारते हैं। ढूंढ लिया होगा कहीं से इधर उधर से, किस किस ने इंटरनेट से देख के आंसर लिखा है? मुझे पता नहीं था नेट पे मिल जाएगा, तुम्हारे को पोस्ट करने के बाद मैंने नेट पे मारा तो मेरे को भी 4 सॉल्यूशन मिल गया। डाउट नेट से मिल गया किसी को? हाँ भी सिद्धार्थ शर्मा, डाउट नेट से देखा आपने, आप किया है? चल बता फिर, लेट मी बिलीव यू कि भैया तूने अपने आप किया, बता। हेलो सर। सर मैंने भी मतलब पहले आदित्य जैसे ही किया है। ये तो मान ही सकते कि इन्फिनिटी मतलब उसमें एक ऐड करो या एक सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो तो अगर हम इतने सिस्टम पे फोकस करना शुरू करें तो वो ऑलमोस्ट वैसा ही सही दिखाई देगा। हाँ, हम्म। तो अब ये है कि तो आप इस फर्स्ट पे फोकस कर रहे हो? मैं पहले उस वाले पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ये हम मान ले कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो टेंशन इन स्ट्रिंग हो जाएगा mg। क्यों मान लो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है? से मान लेते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है, मैंने तो उस हिसाब से सोचा। अच्छा ठीक है, तो ये टेंशन जो है यहाँ पर और यहाँ पर mg हो जाएगा। हाँ, तो अब ये मतलब मूव ही नहीं होगा। हम्म। अब तो जीरो आ गई। हाँ, हम्म। अब ये तो ये पूरा मतलब मूव ही नहीं करेगा कुछ भी। अब ये है कि या मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अगर जैसे आप बोली मासलेस है हम्म। तो टेंशन 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हम्म। क्योंकि नीचे वाला भी सिमिलर ही है, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। mg/2 आ गया होगा। हाँ, तो अब अगर उस मास के लिए लिखेंगे तो mg माइनस mg/2 तो इज इक्वल टू g/2 ma। जा रहा होगा। हाँ, मतलब mg माइनस mg/2 इक्वल्स ma से किया तो ma इक्वल्स mg/2, तो a इक्वल्स g/2। हाँ ठीक है, g/2 एक्सेलरेशन आ गई उसके एफबीटी से उसकी। हम्म, हम्म। तो हो गया सर। ये तो इसकी आई है, इसकी कहाँ आई है? सर मैं पहले वाले पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। उसकी तो तूने जीरो बता दी ना एक्सेलरेशन। सर वो तो पहले अज्यूम किया था, उसके बाद जब केस बनेगा कि टेंशन mg/2 है दोनों में, क्योंकि दो स्ट्रिंग से है, क्योंकि नहीं, मजा नहीं आया। और कोई? अंचला भेजा व्हाट्सएप पे। चलो जी, मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा इधर। तो ठीक है, आप लोगों की बिगिनिंग ठीक थी कि आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट में एक और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ध्यान से सुनना आप मेरी बात, मैं यहाँ पर टेंशन टी मान लेता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी मान लेता हूँ, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा, राइट। ये पुली P1 है, ये पुली P2 है। तो इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ P2, इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ P2 मेरे को क्या दिखाई देगा? P2 के रेफरेंस फ्रेम में P2 स्टेशनरी दिखाई देगी। P2 है नहीं स्टेशनरी, लेकिन हमने एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया जो P2 से कनेक्टेड है। उसमें मेरे को दोबारा से सेम सिस्टम दिखाई देगा। लेकिन P2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? P2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था तो P2 ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, है ना। तो P2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हर एक ऑब्जेक्ट पे उसके वेट mg के साथ क्या फोर्स और लगेगी? सीडो ma ऊपर की तरफ, तो हर एक ऑब्जेक्ट हल्का हो जाएगा। तो P2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इफेक्टिव ग्रेविटी G-A आएगी। बोलो, बाकी सब कुछ सेम है। P1 के पर्सपेक्टिव से सिस्टम को देखा जाए या P2 के पर्सपेक्टिव से सिस्टम को देखा जाए, बाकी सब कुछ सेम है, केवल G की जगह G-A आ गया है।
तो इस फ्रेम में ये जो सबसे ऊपर वाली रोप है, अगर इसकी टेंशन देखेंगे टी प्राइम, तो ये टी प्राइम जी माइनस ए के प्रोपोर्शनल होगी, और जबकि ये जो टी है ये जी के प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 जी जैसा कुछ भी, मतलब ऐसा आएगा। द आइडिया इज टी मास और जी के प्रोपोर्शनल होगी ना। एग्रीड? सो टी प्राइम बाय टी इज जी माइनस ए बाय जी। टेंशन, टेंशन फोर्स है ना, तो टेंशन क्या आएगी, मासेस इनटू जी का कुछ मल्टीपल आएगी। ऐसी तो कुछ टेंशन आती होगी ना सिस्टम में यार, जो भी टेंशन की वैल्यू आएगी 2/3 mg, 5/3 mg, 7/3 mg, कुछ भी आती होगी तो mg का मल्टीपल आती होगी ना। अब P2 के फ्रेम में इफेक्टिव ग्रेविटी G माइनस है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी का मल्टीपल आएगी। मल्टीपल सेम रहेगा बिकॉज सिस्टम आइडेंटिकल है P1 और P2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। द ओनली डिफरेंस इज की इफेक्टिव ग्रेविटी कम है वहां पर। बोलो, कोई डाउट? तो टी डैश बाय टी इज जी माइनस ए। टी डैश क्या थी, यहाँ पर टेंशन है ना, टी प्राइम ये वाली। अब ये पुली मासलेस है, तो क्लियरली टी मस्ट बी इक्वल टू टी प्राइम। तो टी की वैल्यू कितनी है, तो टी डैश बाय टी 1/2 हो गया ना, तो 1/2 इज इक्वल टू जी माइनस ए बाय जी। सो ए इज इक्वल टू जी बाय टू इज द आंसर। हाँ जी, पूछो आदित्य, क्या पूछना है? सर हम्म, सर एक बार आप लेबल कर सकते हैं, तो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो ए है, हम्म, सबसे लेफ्ट में जिसका एक्सेलरेशन पूछा है। हाँ ये ए है। हाँ सर, उसके बाद दूसरे वाले को मतलब पुली 1 के जो राइट में स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसे बी मान लीजिए। नहीं, पुली 1 के राइट में जो कनेक्टेड है। ये हाँ ठीक है। ठीक है सर। और फिर जहां आपने पहले बी लिखा था उसे सी मान लीजिए। ठीक है। हाँ सर। सर तो अगर हम देखेंगे सर, जो ए के अगर ए का हम एक्सेलरेशन अपवर्ड मानेंगे तो सर बी पे नीचे की तरफ ए होगा। बिल्कुल सही है। सर तो अगर हम ये देखेंगे सर, तो जो भी राइट वाला पार्ट है उसका नीचे एक्सेलरेशन ए हो रहा है, तो जो सी के राइट वाला पार्ट है हम उसका एक्सेलरेशन ए क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो ए प्राइम होगा, क्योंकि सी भी तो ऊपर मूव कर रहा है। और वो पुली, ये पुली स्टेशनरी थी। पुली स्टेशनरी होती है तो जितना लेफ्ट से ऊपर जा रहा होता है उतना राइट से नीचे आ रहा होता है। ओ सॉरी सर, क्योंकि मैंने वो भी ए माना था इसलिए। ओके सर। सर तो अगर हम ऐसे मान ले एज इन जो भी पुलिस सी का एक्सेलरेशन है। चलो अपन ऐसा करते हैं, सुन सुन, तेरी वाली काम से मेहनत करते हैं। अंचला ने भी सोल्यूशन भेजा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, स्क्रैच से मेहनत करते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला जो है ये मान लेते हैं ए से ऊपर जा रहा है, राइट? यस सर। और ये वाला जा रहा है ए, इसको A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3 एंड सो ऑन, राइट? यस सर। तो ए की इक्वेशन बनेगी T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A1। यस सर। दूसरे के लिए T/2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A2।
क्योंकि Yes, यहाँ sir. टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो यहाँ T/2 और T/2 होगी, राइट। Yes. तीसरे के लिए T/4 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू A3 Yes, sir. एंड सो ऑन, राइट। तो हम क्या इनफाइनाइट जीपी ऐड कर देंगे? हाँ, कुछ ऐसी बन जाएगी, अभी देखते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप क्या होगी और हमारे पास? सर A1 इज इक्वल टू A2 प्लस जो भी उस साइड का एक्सेलरेशन है। रिलेशनशिप होगी समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, है ना। तो टी इंटू A1 प्लस T/2 इंटू A2 प्लस T/4 इंटू A3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। यस सर। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करनी शुरू कर देते हैं। इसकी वैल्यू पुट करें, A2 की पुट कर देते हैं। टी तो कटी गया ना यहाँ से, तो A1 प्लस A2/2 प्लस A3/4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, राइट। यस सर। तो A1 की वैल्यू कितनी है? T माइनस एम जी। T/m माइनस जी। ओ हाँ, Right? सॉरी सॉरी सॉरी, यस। टू की वैल्यू कितनी है? T बाई माइनस जी, बोलो। हम्म। A3 की वैल्यू T/8 माइनस जी, राइट। यस सर। सर T बाई 8m। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना। A1 था, A2 की वैल्यू T/2 थी और बाय 2 और, हाँ, तो T बाई 2m T बाई 4m। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना चाहिए ना, मैं जल्दीबाजी में लिख दे रहा हूँ उसको। तो A1 की वैल्यू T/m माइनस जी प्लस हाफ ऑफ T/2m माइनस जी प्लस 1/4 ऑफ T/4m माइनस जी प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, राइट। सर G के साथ क्यों कोएफिशिएंट आएगा? यार A3/4 था ना ये, तो एक बाय 4 तो बाहर आना है। ओ ओ ओ, या यस यस। तो मेरे पास आ जाएगा T/m प्लस T/4m प्लस T/16m एंड सो ऑन इज इक्वल टू G प्लस G/2 प्लस G/4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये T/m अपॉन 1/1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू G अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना आ गया, 4 माइनस 1 3, तो 4T/3m इज इक्वल टू G। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg/2 आ गई। तो टी 3mg/2 आ गई, तो उसकी एक्सेलरेशन g/2 आ गई A1 की वैल्यू। यस सर। ऐसे चलेगा। हाँ, ओके सर, गॉट इट। ठीक है, क्लियर है। ये लो जी, दोनों मेथड एक साथ। पुली मासलेस है ना यार, मासलेस पुली पे नेट फोर्स 0 होती है, तो ऊपर वाली रस्सी टी फोर्स लगा रही है, नीचे वाली दोनों टी डैश लगा रही है, तो टी डैश प्लस टी डैश मस्ट बी इक्वल टू टी। सही बात है, परफेक्टली आधे घंटे का सम था, क्लास का टाइम हो गया। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कल के प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी।